नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड नाउ। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। ईरान अमेरिका जंग को रोकने के लिए इस वक्त बातचीत जारी है और उस बातचीत के पीछे बहुत सारे समीकरण तैर रहे हैं। वर्ल्ड नाउ में आज उन खबरों का विश्लेषण जो इस जंग को रोकने के लिए कोशिशें की जा रही हैं और उस खबर के पीछे की खबर क्या है। डिप्लोमेसी की नापाक टेबल पाकिस्तान में सजाई गई है। दुनिया के सबसे अशांत मुल्क के सबसे अशांत राजधानी इस्लामाबाद में शांति की बात हो रही है। पर्दे के पीछे से पॉलिटिक्स पावर का गेम चल रहा है। 3 देश एक साथ बैठे हैं। मीडिएशन का खेल पाकिस्तान खेल रहा है। लेकिन मैं आपको डे वन से कह रहा हूं, यह डिप्लोमेसी नहीं है, दरअसल ये दगाबाजी है। क्यों दगाबाजी है, इसके लिए मैं आपको सबूत दिखाऊंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे इस कहानी के पीछे एक और कहानी लिखी जा रही है। इस्लामाबाद में तथाकथित शांति की स्क्रिप्ट लिखने की तैयारी वाला सीन अधूरा नजर आता है, क्योंकि बातचीत के पीछे अमेरिका बहुत बड़ी प्लानिंग कर रहा है। तो पिछले 24 घंटे का खाका कि पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है, पाकिस्तान से क्या तस्वीरें सामने आई हैं और अगले 24 घंटे में क्या हो सकता है, सब कुछ आपको बताएंगे आज की पहली खबर में। असली सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई शांति का रास्ता बना रहा है या फिर अमेरिका अपनी बहुत बड़ी तैयारी कर रहा है, जिसकी खबर तेहरान को है। लेकिन दुनिया को यह दिखाने के लिए कि अमेरिका अगर शतरंज के बिसात पर घोड़े की ढाई चाल चल सकता है, तो ईरान वो वजीर है जिसे शतरंज के बिसात पर हर चाल चलने की आजादी है। कहा जा रहा है मुलाकात सीजफायर की दिशा में एक बहुत अहम कदम है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं, क्योंकि ये सच में शांति की कोशिश नहीं है। ये कूटनीति का एक और खेल खेला जा रहा है, जिसके बिसात पर ईरान पर कब्जे की तैयारी है। वर्ल्ड नाउ में अगली खबर में बात करेंगे। यह सीजफायर कागजी शांति है, तूफान से पहले की खामोशी। 2 हफ्ते के लिए युद्ध विराम का ऐलान हुआ है, लेकिन पहले ही दिन से गोलियों की गूंज, बयानों की तलखी, भरोसे की दरार जो टूटी, भरोसे की दीवार में जो दरार पड़ी, वो साफ साफ दिख रही। एक तरफ अमेरिका, दूसरी तरफ ईरान, बीच में मशीन गन लेकर घूमता इजराइल। तीनों के इरादे अलग, एजेंडा अलग। बातचीत के टेबल पर 2 मुल्क जिसमें इजराइल शामिल नहीं, लेकिन जमीन पर हकीकत बिल्कुल अलग। सीजफायर किया गया तो 15 दिन की खामोशी की वादा किया गया। 15 दिन तक हथियार नहीं गरजेंगे, लेकिन जैसे ही सीजफायर की बात हुई, 300 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। मैं बार बार आपसे यह कहता रहा हूं कि यह सीजफायर सवालों के दायरे में, और यह सीजफायर नहीं टिक पाएगा। क्यों नहीं टिक पाएगा, यह मैं आपको बताऊंगा। अमेरिका के इंटरेस्ट अलग हैं, इजराइल के इंटरेस्ट अलग हैं, ईरान के इंटरेस्ट अलग हैं। अमेरिका के इंटरेस्ट इजराइल से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, इजराइल के इंटरेस्ट अमेरिका से कॉन्फ्लिक्ट करते हैं, ईरान के इंटरेस्ट अमेरिका इजराइल दोनों से टकराते हैं। और इस कॉन्फ्लिक्ट में जब से डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार सत्ता पर काबिज हुए, इतिहास गवाह है, जब जब शांति की टेबल सजाई गई, तब तब सीजफायर तोड़ा गया, जंगी मोर्चे की शुरुआत हुई और हमले की शुरुआत हुई। बताएंगे आपको कि ये 15 दिन शांति के हैं या साजिश के। बताएंगे आपको आखिर क्यों सीजफायर का कोई समीकरण दूर दूर तक नजर नहीं आता। बात करेंगे ईरान के लिहाज से भी, बात करेंगे अमेरिका के लिहाज से भी, और बात करेंगे इजराइल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर वर्ल्ड नाउ में हम बात करेंगे स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की, दुनिया की सबसे अहम समुद्री मार्ग। लेकिन अब इस होर्मुज में एक ऐसा संकट खड़ा हो गया है जिसने इस होर्मुज को बना दिया है बारूदी बिसात। ईरान ने एक ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनकर दुनिया की तमाम ताकतों के होश उड़ गए। अमेरिका के तो हाथ पांव फूल गए। दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को समझ नहीं आ रहा कि इस मुश्किल का हल निकालें कैसे। याद होगा आपको, मैंने एक खबर बताई थी आपको कि ईरान ने जंग के दरमियान होर्मुज में समुद्री माइंस बिछा दी हैं ताकि कोई भी जहाज यहां से निकल ना पाए, और जो जहाज निकलने की कोशिश करे वो इसी समुद्र में दफन हो जाए।
लेकिन अब वही माइंस दुनिया के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी है। ईरान का कहना है कि वो चाहकर भी होर्मुज को पूरी तरीके से नहीं खोल पाता है, क्योंकि आज की तारीख में पूरी दुनिया को इंक्लूडिंग ईरान ये नहीं पता कि होर्मुज में ये माइंस कहां हैं। समंदर के नीचे तेज बहाव के शिकार में आकर ये माइंस होर्मुज के अलग अलग इलाकों में फैल चुके हैं। यानी होर्मुज का गलियारा वो बारूदी सुरंग बन चुका है जिसमें अगर किसी ने घुसने की कोशिश की, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना, तो उसका कब्र बनना तय है और उसका धराशायी होना तय है। जाहिर सी बात है, इसका असर सिर्फ किसी देश की सामरिक ताकत पर नहीं होगा, इसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई पर भी होगा। होर्मुज में जहाजों की आवाजाही खत्म होने की वजह से, रुकने की वजह से पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस के एक बहुत बड़े संकट के दौर की शुरुआत हो सकती है। तो होर्मुज का बारूदी सुरंग कैसे दुनिया पर कहर बरपाने के लिए तैयार है और दुनिया का सुपर पावर अमेरिका कैसे इस खतरे के सामने लाचार है, बताएंगे आपको डिटेल से। तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं वर्ल्ड नाउ। वर्ल्ड नाउ में आज की सबसे बड़ी कूटनीतिक हलचल, इस्लामाबाद में ग्लोबल पावर गेम का नया मंच सजाया गया है। लेकिन पिछले 24 घंटे में क्या हुआ है और आगे 24 घंटे में क्या हो सकता है, यह ध्यान देने वाली बात है। पाकिस्तान को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान एक दलाल मुल्क है। पाकिस्तान दलाली करने बैठा है, वो भी अमेरिका के इशारों पर। पाकिस्तान की खुद की औकात कुछ भी नहीं है इस पूरी दुनिया के सामने। लेकिन क्या दशकों पुरानी दुश्मनी जो है वो खत्म हो जाएगी इस पीस टॉक के जरिए? जगह कोई भी हो, चाहे इराक हो, सीरिया हो, ईरान हो या फिर इस्लामाबाद ही क्यों ना हो। इस सवाल का जवाब देने से पहले आप दो तस्वीरें देखिए, फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूं। एक तरफ पाकिस्तान के इस्लामाबाद में मीटिंग की एक्सक्लूसिव तस्वीर और दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में 50,000 अमेरिकी जवानों की तैनाती की ताजा तस्वीरें, जहां बहुत बड़ा अरमाडा तैनात किया जा रहा है अमेरिका की वजह से इस जंग की आगे की तैयारी के लिए। ये दोनों तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तरफ जहां बातचीत के लिए टेबल सजाई गई है हर बार की तरह, वहीं दूसरी तरफ तैनाती। दो तस्वीरें आपने देखी, दूसरी तस्वीर जरा स्क्रीन पर रखिएगा जहां पर सैनिकों की तैनाती की जा रही है। पीसीआर थैंक यू। एक तरफ जहां पाकिस्तान में बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं अमेरिका की तरफ से और कहा जा रहा है प्लीज डिप्लॉयमेंट की तस्वीर रखिएगा, पुरानी तस्वीर नहीं चलाइएगा। जो भी तस्वीर से पहले हम डबल विंडो में चला रहे थे वो तस्वीर रखिएगा। वॉशिंगटन इस वक्त बहुत बड़ी बड़ी पीस टॉक की बात कर रहा है और कह रहा है कि भाई हमने शांति लानी है मिडिल ईस्ट में। तो फिर मैं ये पूछना चाहता हूं डोनाल्ड ट्रंप से कि ये जो तैनाती है जहां पर 50,000 से अधिक अमेरिकी जवान, मरीन कमांडोज, मरीन्स लाए जा रहे हैं, वो किस लिए लाए जा रहे हैं? क्या वो शांति की कोशिशों के लिए लाए जा रहे हैं? और इसकी क्या गारंटी है कि पिछले 2 बार की तरह इस बार भी अमेरिका ईरान की पीठ में छुरा नहीं घोंपेगा? क्यों अमेरिकी सेनाएं अलग अलग जगहों पर तैनात की जा रही हैं? कूटनीति और सैन्य तैनाती एक साथ ये दिखाता है कि इस मामले में जो दिख रहा है वो असली गेम नहीं है, असली गेम पर्दे के पीछे है और वो बहुत जबरदस्त चल रहा है।
इसलिए मैं आपसे बार बार यह कहता हूं कि अमेरिका पर भरोसा नहीं करेगा ईरान। और यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, यह बात ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया कह रही है। और क्यों नहीं भरोसा करेगा उसकी तस्वीर हमने अभी आपको दिखा दी। चलिए अब पिछले 24 घंटे में जो अपडेट्स आए और जो ताजा हालात हैं इस बातचीत के वो पहले समझ लीजिए, उसके बाद मैं आपको आगे की कहानी बताऊंगा। इससे पहले ईरान का कोई प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं जा रहा था, लेकिन आखिरी समय में खबर मिली कि ईरान का प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान जाएगा। पाकिस्तान पहुंचा, शहबाज शरीफ ने मुलाकात की। इस बीच ईरानी न्यूज एजेंसी ने दावा किया कि वार्ता के बीच ही ईरान की बैक चैनल बातचीत भी जारी है। बताया जा रहा है ईरानी प्रतिनिधिमंडल अमेरिका के कई अधिकारियों से भी मुलाकात कर रहा है। ये पूरी टाइमलाइन को एक बार अगर ध्यान से देखें, वो पूरी टाइमलाइन क्या कहती है, तनाव से लेकर बातचीत तक। 28 फरवरी को लड़ाई शुरू होती है, युद्ध चरम पर आता है, खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष भीषण रूप अख्तियार कर लेता है। बातचीत की तैयारी के बीच माहौल गर्म नजर आता है। इसके बाद इस्लामाबाद को चुना जाता है डोनाल्ड ट्रंप के इशारे पर। शेरना होटल में बातचीत के लिए टेबल सजाई जाती है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ एक्स पर पोस्ट करते हैं। इजराइल को मानवता के लिए अभिशाप बता देते हैं, कैंसर बता देते हैं। इजराइल इस पर रिएक्ट करता है और कहता है कि इस बयान जो है ये उकसावे वाली बातचीत है। शांति वार्ता से पहले इस बयानबाजी पर सवाल उठते हैं। पाकिस्तान की मध्यस्थता पर भी पूरी दुनिया में सवाल उठाए जाते हैं। जो बयान ख्वाजा आसिफ की तरफ से दिया जाता है, इसे पाकिस्तान के अंदरूनी जो हालात हैं, खास करके जो रिजीम है, उसमें लोग कंफर्टेबल नजर नहीं आते। आसिफ मुनीर ख्वाजा आसिफ के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ को एक्स पर से अपना पोस्ट हटाना पड़ता है। अब डेलीगेशन कैसे कैसे पहुंचती। 11 अप्रैल को जेडी वांस के नेतृत्व में अमेरिकी टीम पहुंचती इस्लामाबाद। अमेरिकी वायुसेना का विमान रावलपिंडी के नूर खान एयरबेस पर उतरता है। ये वही नूर खान है जिसको भारत ने मारकर परखच्चे उड़ा दिए थे। याद कीजिए, नूर खान एयरबेस का जब मारा था तब अमेरिका एक्टिवेट हुआ था। वो बात अगर आप कनेक्ट कर पाए, उस समय अमेरिका ने कहा था कि हमें इन दोनों देशों से कोई मतलब नहीं, वो आपस में अपना मामला सुलझा सकते हैं। लेकिन जैसे ही नूर खान एयरबेस पर अटैक हुआ था पाकिस्तान के खिलाफ, तब जाकर अमेरिका अचानक से एक्टिव हुआ था और इस जंग में वो मीडिएशन की भूमिका में आया था, शायद आपको याद होगा। इसके बाद उच्च स्तरीय अमेरिकी टीम में 4 प्रमुख हस्तियां शामिल नजर आती हैं। स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर, जेडी वेंस और वाइस एडमिरल ब्रैड कूपर। जेडी वेंस को रिसीव करने के लिए आर्मी चीफ मुनीर पहुंचते हैं। बातचीत में ईरान की तरफ से 3 जो अधिकारी वो पहुंचते हैं। अब्बास अरागची पहुंचते हैं, मोहम्मद गलीबाफ पहुंचते हैं और पूर्व आईआरजीसी कमांडर मोहम्मद बाकिर जोलग्राद पहुंचते हैं। ईरानी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद गलीबाफ कर रहे हैं। कहते हैं बहुत हाई स्टेक डिस्कशन है, सीजफायर को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे, परमाणु मिसाइल के खतरे को कम करने पर फोकस रहेगा। ईरान ने लेबनान में संघर्ष विराम की मांग की है। सुबह 8 बजे के बजाय दोपहर 12 बजे के बाद बातचीत शुरू होगी। अमेरिका की पहली बड़ी जीत है कि अमेरिका ने 2 शर्तें मान ली हैं। ईरान की पहली बड़ी जीत है। खबर यह है कि लेबनान में हमले रोकने पर सहमति बन गई है और ईरान की फ्री संपत्ति को बहाल करने की बात हो गई है। लेकिन मैं कहता हूं ये सब बकवास, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। अमेरिका अपनी तैयारी में लगा हुआ है। आज नहीं तो कल अमेरिका फिर से वही काम करेगा जब तक वो ईरान के ऑयल को कंट्रोल नहीं कर लेता। खैर, इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। ईरानी मिनिस्टर गालिबाफ ने इस्लामाबाद पहुंचने के बाद एक्स पर फोटो शेयर की। इस तस्वीर ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इसमें विमान की सीटों पर 4 बच्चों की तस्वीरें रखी थी और पूरे विमान में अलग अलग बच्चों की तस्वीर रखी हुई थी, जिनके स्कूल बैग खून से सने हुए थे। उनके जूते भी रखे हुए थे, फूल भी रखी गई थी। ईरानी शहर मिनाब जंग में पहले ही दिन 28 फरवरी को एक प्राइमरी स्कूल पर अटैक किया गया था, जिसमें 168 बच्चों की मौत हो गई थी। इस हमले का आरोप अमेरिका और इजराइल पर लगाया गया और उसे वॉर क्राइम बताया गया। अमेरिका का मानना है कि वो इस हमले की जांच कर रहा है। खैर, एक तरफ बातचीत की मेज सजी है तो दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान को धमकी देने में लगे हुए हैं। ट्रंप ने ईरान को लेकर तेवर सख्त कर लिए हैं। ट्रंप ने 2 टूक शब्दों में कहा है कि ईरान के पास बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। ट्रंप ने यहां तक कह डाला कि ईरान का अस्तित्व ही फिलहाल इस बातचीत पर टिका हुआ है। उनका यह बयान सीधे तौर पर ईरान पर दबाव बनाने की रणनीति है। ट्रंप ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने उनकी मांगों को नहीं माना तो अमेरिका भीषण सैन्य हमले करने से पीछे नहीं हटेगा। शांति वार्ता के किरदार हमने आपको बता दिए, लेकिन ये शांति वार्ता क्यों जरूरी है और दोनों तरफ से शर्तें क्या रखी गई हैं, यह भी समझने की आवश्यकता है।
जैसा मैं कह रहा था कि दोनों तरफ से शर्तें बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। सूत्रों के हवाले से खबर है कि ईरान को अमेरिकी प्रतिनिधि मंडल में शामिल स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर के शामिल होने पर एतराज है। ईरान केवल जेडी वेंस से बातचीत करना चाहता है। ईरान का तर्क है कि विटकॉफ और कुशनर इजराइल समर्थक हैं। यही वजह है कि ईरान उनसे बातचीत का पक्षधर नहीं है, जबकि जेडी वेंस की छवि युद्ध विरोधी रही है। खबर है कि वेंस पहले से ही ईरान से युद्ध के खिलाफ रहे हैं। वार्ता से पहले भी जब ईरान से बातचीत की बात सामने आ रही थी, तब भी खबर थी कि ईरान जेडी वेंस से ही बातचीत करना चाहता है। और सूत्र बता रहे हैं कि इस्लामाबाद में भी ईरान ने विटकॉफ और कुशनर से मुलाकात करने पर ऐतराज जाहिर किया है। अब आ जाते हैं शर्तों पर। ईरान की वो 10 शर्तें जो इस युद्ध को खत्म करने के लिए हमेशा के लिए बहुत जरूरी हैं। सवाल यह है, क्या अमेरिका इस पर तैयार होगा, और अगर तैयार होगा तो कितनी शर्तों पर तैयार होगा? यह समझने के लिए पहले ईरान की 10 शर्तों को देखते हैं। ईरान कह रहा है कोई हमला ना किया जाए और अमेरिका आक्रामकता ना दिखाए। होर्मुज पर अब ईरान का नियंत्रण बना रहेगा। ईरान को यूरेनियम एनरिचमेंट करने का अधिकार है। ईरान पर लगे सभी सैंक्शंस हटाए अमेरिका। यूएन ईरान के खिलाफ अपने प्रस्ताव वापस ले। सभी द्वितीयक प्रतिबंधों से भी ईरान को मुक्त किया जाए। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA के प्रस्ताव खारिज हों। युद्ध में हुए नुकसान की भरपाई हो। अमेरिका अपने सभी सैनिक इस क्षेत्र से हटाए। लेबनान और दूसरे मोर्चों पर तुरंत हमले रोके जाएं। अमेरिका से बातचीत को लेकर ईरान ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईरान का दावा है कि अमेरिका ने ईरान को कुछ शर्तों पर रजामंदी दे दी है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका ने लेबनान में सीजफायर की बात मान ली है। साथ ही ईरान की संपत्तियां रिलीज करने की मांग को भी मंजूर कर दिया गया है। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। अब क्या पता मन को बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा वाली बात। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमेरिका ने ईरान की $6 बिलियन की संपत्ति रिलीज करने को मंजूरी दी है। खबरों के मुताबिक कतर और कोरिया के प्रतिनिधि इस संपत्ति से जुड़ी राशि को ईरान को दिए जाने को लेकर मदद कर रहे हैं। तो फिर तैयारी किस बात की चल रही है? 50,000 सैनिकों की तैनाती क्यों हो रही है? मरीन्स क्यों भेजे जा रहे हैं मिडिल ईस्ट में? ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जब ईरान की शर्तों को अमेरिका मान रहा है, अमेरिका सीजफायर चाहता है, अमेरिका कह रहा है कि वो पॉजिटिव बातचीत के पक्ष में है, तो फिर ये तैनाती किस लिए है? इतनी बड़ी संख्या में सैनिकों को भेजने का, हथियारों को भेजने का मतलब क्या है? क्या अमेरिका रीग्रुप तो नहीं कर रहा है, रीयूनाइट तो नहीं हो रहा है मिडिल ईस्ट में ईरान के खिलाफ? क्योंकि आपको पता है कि अमेरिका के इंटरसेप्टर्स, इजराइल के इंटरसेप्टर्स, अमेरिका के गोला बारूद, अमेरिका के हथियार, अमेरिका के शिप्स, अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम्स, अमेरिका के रेडार सब खत्म हो चुके थे। और 15 दिन के अंदर में जितने भी ट्रांसपोर्ट विमान आप देख रहे हैं, सैन्य परिवहन विमान आप देख रहे हैं, ये सब कुछ फुलफिल करने की ताकत रखते हैं मिडिल ईस्ट में। इसी बात को लेकर मैं आश्वस्त नहीं हूं कि अमेरिका सीजफायर के लिए जा रहा है, क्योंकि 2 हफ्ते के युद्ध विराम के तहत 11 अप्रैल से पाकिस्तान में हो रही अमेरिका ईरान बातचीत को लेकर कूटनीतिक हलकों में एक बात साफ देखी जा रही है कि ईरान और अमेरिका में डील आसान नहीं है। क्योंकि ईरान की वो ऐतिहासिक और रणनीतिक निगोशिएशन भी सामने है जिससे उसे दुनिया के सबसे हार्ड निगोशिएटर देशों में शामिल करता है। ईरान क्या कह रहा है? ईरान कह रहा है कि आप अगर जंग लड़ना चाहते हैं आप जंग लड़िए, अगर आप बातचीत करना चाहते हैं बातचीत कीजिए। आप 10 साल लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हम 10 साल लड़ने के लिए तैयार हैं। हम जंग से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हमारे वजूद की लड़ाई है। अमेरिका कितने दिन तक मिडिल ईस्ट में खड़े होकर जंग लड़ेगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल? ईरान को तो हमेशा यहीं रहना है। अमेरिका को यहां नहीं रहना। अमेरिका को एक ना एक दिन वापस जाना होगा, जैसे वो वियतनाम से वापस गया, जैसे वो अफगानिस्तान से वापस गया, इराक से गया, सीरिया से गया, बहुत सारे मुल्कों से गया। फिर प्रॉक्सी संगठनों के जरिए भी ईरान दबाव बना रहा है। मिडिल ईस्ट में कई जगह ईरान के प्रॉक्सी एक्टिव हैं। नेगोशिएशन के दौरान अपनी सोच पर ईरान कायम है और अपनी शर्तों पर ही बातचीत का प्रयास कर रहा है। इसलिए ईरान ने 10 शर्तें रखी कि कम से कम 5-6 पे तो बात बनी जाएगी। अगर 5-6 पे भी बात बन गई तो ईरान की विक्ट्री है।
मल्टी लेयर डिप्लोमेसी का इस्तेमाल कर रहा है, कई तरह के बैक चैनल्स का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान की नेगोशिएशन कोई आम कूटनीति नहीं है, एक सोची समझी रणनीति। इतिहास गवाह है कि न्यूक्लियर डील हो या प्रतिबंधों की लड़ाई, ईरान ने हर बार वक्त लेकर अपने लिए एक बेहतर सौदा ढूंढ निकाला है। वो तो 2018 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में आए, उसके बाद से ईरान और अमेरिका के रिश्ते खराब हो गए, वरना अमेरिका और ईरान के रिश्ते इतने खराब नहीं थे जितने आज के दौर में आप देख रहे हैं। क्योंकि ईरान ने अपने लिए बहुत बार एक अच्छी डील निकाली। वो रणनीतिक धैर्य लेकर चलता है, वैचारिक मजबूती ईरान के साथ है, मल्टी लेयर्ड प्रेशर पॉलिसी लेकर चलता है। ईरान दबाव में नहीं आता है। क्यों दबाव में आएगा? दुनिया का 3rd लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व ईरान के पास है, इसलिए वो अपनी शर्तों पर डील करता है, बातचीत लंबी खींचने की रणनीति रखता है और हर मुद्दे पर बारीक सौदेबाजी करता है। 2018 तक भारत तेल ले रहा था ईरान से, वो भी इंडियन करेंसी में। चाइना के साथ ईरान ने बार्टर सिस्टम अप्लाई किया। चाइना को कहा कि हम आपको ऑयल देने के लिए तैयार हैं, आप हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, ब्रिजेस बनाइए, स्कूल्स बनाइए, हाईवेज बनाइए, एयरपोर्ट्स बनाइए। और चाइना मान गया और चाइना ने बहुत जबरदस्त तरीके से ईरान को डेवलप किया पिछले कुछ सालों में। तो ईरान को पता उसे सर्वाइव कैसे करना है। ईरान यूं ही को बहुत पुरानी सभ्यता नहीं बन जाता है। और अमेरिका चाह रहा है कि इसे बार बार बातचीत के टेबल पर लाएं, लेकिन जैसे ईरान बातचीत के टेबल पर आता है, अमेरिका पीछे से अटैक करता है। और इसके टाइमलाइन को अगर आप देखेंगे तो आप चौंक जाएंगे। साल 2015 में ईरान और अमेरिका के बीच समझौता हुआ, ओबामा प्रशासन के दौरान JCPOA समझौता हुआ। परमाणु कार्यक्रम सीमित करने पर राजी हुआ ईरान, बदले में ईरान को सैंक्शन से राहत मिली। साल 2018 में लेकिन जैसे ही ट्रंप आए, जैसा मैं आपको बता रहा था, अमेरिका इस डील से निकल गया। लेकिन फिर भी ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ाया। अब सवाल यह नहीं कि अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या नहीं होगी, सवाल यह कि किसकी शर्तें मानी जाएंगी। ईरान अमेरिका की शर्तें मानेगा, अमेरिका ईरान की शर्तें मानेंगे, या फिर दोनों एक दूसरे की शर्तों को थोड़ा थोड़ा मानेंगे। लेकिन जिस तरह के तेवर नजर आ रहे हैं अमेरिका के, उससे एक बात तो कम से कम क्लियर है कि अमेरिका जिस हिसाब से डिप्लॉयमेंट कर रहा है मिडिल ईस्ट में, वो कोई अच्छे संकेत नहीं दे रहा है। जैसे कि ये देखिए, इतने सैन्य ट्रांसपोर्ट विमान भेजे गए हैं जिसमें, और ये बहुत लेटेस्ट तस्वीरें पिछले 24 घंटे के अंदर की तस्वीर है। एक तरफ डेलीगेशन और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन, वो भी हथियारों और सैनिकों की, वो भी हवाई मार्ग के जरिए। मामला गंभीर भी है और पेचीदा भी है। इसलिए मैं आपको कहता हूं, वर्ल्ड नाउ देखिए, आपको हर खबर से अपडेट रखते हैं और बताते हैं आपको कि ये देश फिलहाल क्या सोच रहे हैं, क्या करने की तैयारी कर रहे हैं और पर्दे के पीछे क्या खेल चल रहा है। इस बातचीत पर हमारी नजर है। वैसे मैं पाकिस्तान में हो रही किसी बातचीत को इतना जरूरी नहीं मानता या अहमियत नहीं देता, क्योंकि पाकिस्तान खुद एक दलाल मुल्क है। वो अपनी जमीन पर क्या शांति वार्ता कराएगा जो मुल्क खुद टूटने की कगार पर हो और 4 टुकड़ों में बंटने की तैयारी कर रहा है। खैर, आगे बढ़ते हैं, अगली खबर की तरफ चलते हैं। अमेरिका और इजराइल के बीच जारी 2 हफ्ते की एक ऐसे सीजफायर की कहानी जो पहले ही दिन से दरकने लगी। दावा किया गया कि दोनों पक्षों की जो मिसाइलें हैं वो 15 दिन तक खामोश रहेंगी, एक दूसरे पर हमले नहीं होंगे। लेकिन दावे में पहले ही दिन बहुत बड़ी बड़ी दरारें दिखने लगी। अमेरिका और ईरान के बीच बनी सहमति सवालों के घेरे में, और पूरी दुनिया ये मानकर चल रही है कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के रेजिम में है, जब तक बेंजामिन नेतन्याहू इजराइल के रेजिम में है, सीजफायर का सपना तो भूल जाइए। ये लड़ाई खत्म नहीं होने वाली है। इसलिए बयान, बहाने और बारूद, ये तीनों साथ चलेंगे। क्यों ये सीजफायर मुश्किल है, क्यों ये सीजफायर नहीं टिक पाएगा, मैं आपको बताऊंगा एक एक पॉइंट के साथ। आखिर क्यों ये विवादित मुद्दे नहीं सुलझ पाएंगे जब तक बेंजामिन नेतन्याहू, डोनाल्ड ट्रंप अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जमीनी हकीकत इसी ओर इशारा कर रही है।
वास्तविक परिस्थितियां यह बताने के लिए काफी है कि सीजफायर नहीं टिकने वाला है। इस सीजफायर की सबसे बड़ी चुनौती दोस्तों क्या है? इस सीजफायर में सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने आप को बचाने के लिए ना तो अमेरिका की मानेगा ना दुनिया के किसी देश की मानेगा। उसे जिसे खतरा लगेगा वो उस मुल्क पर हमला करेगा, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, या फिर दुनिया का कोई और मुल्क जो इजराइल के खिलाफ खड़ा होगा, इजराइल उस पर अटैक करेगा। इजराइल इस जंग में पीछे हटने को तैयार नहीं है, अमेरिका के कहने पर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। फर्ज कीजिए कि आज की तारीख में अगर पाकिस्तान में चल रही बातचीत कामयाब भी हो गई, कल ही इजराइल ईरान पर हमला करेगा और वहां के ऑयल रिफाइनरी और दूसरे इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाएगा। फिर क्या होगा इस सीजफायर का? इजराइल का मानना है कि ईरान और उसके प्रॉक्सी हिजबुल्लाह को निहत्था किए बिना मिडिल ईस्ट में शांति नहीं लाई जा सकती और उसके देश की सुरक्षा भी संभव नहीं है। उसके देश की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए इन प्रॉक्सीज का जाना और ईरान का निशस्त्र होना बहुत जरूरी है। मिडिल ईस्ट में 28 अप्रैल से पहले की अगर हम तस्वीर देखें तो 28 अप्रैल को इस लड़ाई के 2 महीने हो जाएंगे, क्योंकि लड़ाई की शुरुआत 28 फरवरी 2026 को इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच लड़ाई से शुरू हुई। संघर्ष के बाद पाकिस्तान की मध्यस्थता से 8 अप्रैल को 2 हफ्ते का अस्थायी सीजफायर हुआ था, लेकिन यह सीजफायर होते ही टूटने की कगार पर है, या यूं कहें सीजफायर बस छलावा है। कैसे छलावा है? सीजफायर का जैसे ही ऐलान हुआ, इजराइल ने लेबनान में सबसे बड़ा हमला किया। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर निशाना बनाया गया। ईरान के एयरस्पेस में ड्रोन नजर आए। ईरान ने यूरेनियम संवर्धन के अधिकार से हटने से इनकार कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमारी फोर्सेस अभी भी ईरान के इर्द गिर्द तैनात हैं। ईरान ने कहा होर्मुज पर जहाजों से टोल वसूलेंगे। ट्रंप इस पर ऐतराज जता रहे हैं। ईरान कह रहा है यह हमारा कर्तव्य है, यह हमारा अधिकार है, क्योंकि ये हमारे इलाके में और हमारे इलाके से जो भी गुजरेगा उसे पैसे देने होंगे। एक दूसरे के ऊपर मिसाइलें तो तनी है, लेकिन इस बीच सबसे बड़ी चुनौती है इजराइल का स्टैंड। इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो अपने दुश्मनों के सामने किसी भी हाल में रुकेगा नहीं और झुकेगा नहीं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पर बैठे हों या फिर दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका ही क्यों ना खाए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी विवाद है। ईरान के सभी मुद्दों पर असहमति और शांति वार्ता की सफलता की अनिश्चितता के कारण अब यह पूरा मामला पेचीदा हो गया है। बेंजामिन नेतन्याहू ने इस सीजफायर के दरमियान क्या बयान दिया है, आपको सुनवाते हैं। תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. תושבי הצפון היקרים, אני גאה בכם. אתם ממשיכים לעמוד איתן. אני מבקש לומר לכם, אין הפסקת אש בלבנון. אנחנו ממשיכים להכות בעוצמה את חיזבאללה, ואנחנו לא נעצור עד שנחזיר לכם את הביטחון. बेंजामिन नेतन्याहू कह रहे हैं कि लक्ष्य को हासिल किए बगैर वो रुकने वाले नहीं हैं। हिजबुल्लाह ने दावा किया कि उसे साउथ लेबनान में इजरायली सैनिकों पर हमला कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक टायर शहर के शामा इलाके में एक घर के अंदर मौजूद इजरायली सैनिकों को निशाना बनाया गया। इसके अलावा हिजबुल्लाह ने इजरायल के किरियात शमोना, मेटुला, मिर्जगव आम जैसे इलाकों में भी आधी रात के बाद रॉकेट से हमले किए हैं। अब दोनों तरफ से हमले हो रहे हैं। पहले तो एक तरफ से हमला हो रहा था। जाहिर सी बात है, इस सिचुएशन में आप सीजफायर की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इजरायल ने दावा किया है कि लेबनान की ओर से एक ड्रोन हमला किया गया, जिसके बाद इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। इजरायली सेना के मुताबिक अरब अल आरामेश और वेस्टर्न गलील के कई शहरों में सायरन बजे।
इजराइल लेबनान के बीच लगातार गोलीबारी और हमले की खबर है। दूसरी तरफ सीजफायर की कोशिश चल रही है। इजरायली सेना लगातार लेबनान की राजधानी बेरूत समेत कई शहरों को दहला रही है। एक के बाद एक कई ठिकानों पर हमला किया गया और ताजा हमले एक बार फिर से हुए हैं, जिसकी तस्वीर सामने आई है। इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों को निशाना बनाया। आईडीएफ के मुताबिक अब तक हिजबुल्लाह का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, सैन्य डिपो और हथियारों का भंडार तबाह किया जा चुका है। लेबनान कह रहा है कि इजराइल मासूम नागरिकों को निशाना बना रहा है और लेबनान इसका जवाब देगा। सीजफायर के ऐलान के अगले दिन इजराइल ने लेबनान पर बहुत बड़ा हमला किया, जिसमें 250 से ज्यादा लोगों की जान चली गई। कहते हैं हिजबुल्लाह लड़ाकों की जूम मीटिंग लोकेशन के जरिए आईपी ट्रैक करके कोऑर्डिनेटेड अटैक किया गया, इसमें कई कमांडर्स मारे गए। अब सवाल यह है कि आखिर इजराइल चाहता है कि वो ईरान के खिलाफ भी लड़ता रहे, हिजबुल्लाह के खिलाफ भी लड़ता रहे और हमास के खिलाफ भी लड़ता रहे, और यहां तक कि ईरान के साथ मिडिल ईस्ट पे जो भी खड़ा होगा उस पर हमले किए जाएंगे। तो फिर सीजफायर की कल्पना मिडिल ईस्ट में कैसे की जा सकती है? यह सिर्फ इजराइल का पक्ष है। अब अमेरिका का पक्ष देख लीजिए आप, इसके बाद आएंगे ईरान के पक्ष पर। ईरान ने अपना रुख क्लियर कर दिया है और अमेरिका ने भी अपना रुख क्लियर कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दो टूक कहा है कि ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। आप पहले डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान सुनिए। No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of us. No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of us. अमेरिका कह रहा है नो न्यूक्लियर वेपन। तो मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब, ईरान तो डे वन से कह रहा है नो न्यूक्लियर वेपन। ईरान ये कह रहा है कि हमारे न्यूक्लियर एनर्जी के लिए जरूरी है, क्लीन एनर्जी के लिए जरूरी है। ईरान ने आईएईए को परमिट किया हुआ था। आईएईए हर साल ईरान में जाकर, तेहरान में जाकर, इस्फहान में जाकर, नतांज में जाकर परमाणु फैसिलिटी की जांच करती थी। ईरान ने 60% यूरेनियम एनरिच किया हुआ था और उसमें भी ईरान ने कहा कि हम इसे क्लीन एनर्जी और मेडिकल रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। उसने कभी नहीं कहा परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। तो फिर ये परमाणु हथियार का मुद्दा कहां से आ गया? ये पार्ट किसने पढ़ा? इसलिए मैं कह रहा हूं सीजफायर नहीं होगा, क्योंकि ईरान ने कभी कहा ही नहीं हम परमाणु हथियार बनाना चाहते हैं। ये बात जरूर ईरान में लगातार उठती रही इस्लामिक रिजीम IRGC की तरफ से, डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल। अब सीजफायर के इंप्लीमेंट ना होने की दूसरी सबसे बड़ी वजह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि होर्मुज अब उसके इशारों पर चलेगा और होर्मुज को बंद करना उसके लिए एकमात्र विकल्प है। अमेरिका कह रहा है कि भाई होर्मुज बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा आपको, और अगर होर्मुज आपने बंद किया तो सीधे सैन्य कार्रवाई करेंगे और ईरान का भूगोल चेंज कर देंगे। यानी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर भी दोनों देशों में बहुत कॉन्फ्लिक्ट है। ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये युद्ध विराम सिर्फ एक भ्रम है। इजराइल की जिद, अमेरिका का परमाणु हथियार नष्ट करने का दावा और होर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी। बढ़ते तनाव के बीच लेबनान और इजराइल के बीच पहली बार सीधी बातचीत की पहल भी हुई है। ये एक पॉजिटिव खबर निकल कर आई है। दोनों देशों के राजदूतों ने अमेरिका की मध्यस्थता में फोन पर बात की और 14 अप्रैल को वॉशिंगटन में आधिकारिक बैठक पर सहमति बनी। इस बातचीत में लेबनान की दूत नदा हमादेह माकूद और इजरायली राजदूत गेचुअल लाइटर शामिल रहे। अमेरिकी विदेश विभाग में होने वाली इस बैठक का मकसद सीजफायर को मजबूत करना और आगे की बातचीत का रास्ता तैयार करना। लेकिन लेबनान ने साफ कहा है कि बातचीत तभी मुमकिन है जब पहले सीजफायर को 100% लागू किया जाए। यानी जाहिर सी बात है, अमेरिका की शर्तों को ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, ईरान की शर्तों को अमेरिका मानने के लिए तैयार नहीं है, और इस बीच में इजराइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जाते जाते मैं इस खबर में आपको बताता हूं, फिर अगली खबर की तरफ चलेंगे। इस पूरे सीजफायर की बातचीत में इजराइल कहां है?
जिस इजराइल की वजह से इस लड़ाई की शुरुआत हुई, जिस इजराइल की वजह से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, जिस इजराइल के आरोप की वजह से परमाणु हथियार बनाने के आरोप ईरान पर लगे, वो इजराइल कहां है इस पीस टॉक में? इस्लामाबाद में इजराइल क्यों नहीं है? इजराइल का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? इजराइल और ईरान में सुलह कौन कराएगा? इजराइल और ईरान में बातचीत कौन कराएगा? इजराइल ईरान में पीस टॉक कैसे होगी? दुनिया का कोई भी व्यक्ति आप उठाकर देख लीजिए, मैं उसकी समझ पर सवाल नहीं उठाऊंगा, क्योंकि उस व्यक्ति को यह पता होगा कि जब तक इजराइल को इस बातचीत में शामिल नहीं किया जाएगा तब तक सीजफायर की ABCD की बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि इजराइल ही वो मुख्य किरदार है जिसकी वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में इस रायते की शुरुआत हुई, इस लड़ाई के, इस जंग की शुरुआत हुई। अब देखिए अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर क्या गोल खिलाते हैं। वैसे भी दोनों मिलकर पहले बहुत गोल खिला चुके हैं, ऑप सिंदूर में भी बहुत गोल खिलाए थे जिसका भांडा फूटा। हालांकि आजकल तो अमेरिका की थानेदारी की ही वैसी वाट लगी हुई है। अमेरिका के सुपर पावर की साख गिरती जा रही है। गैलप वर्ल्ड सर्वे में अमेरिका की साख पर दुनिया के 31% लोगों ने अप्रूवल रेटिंग दी। उससे ऊपर तो चाइना निकल गया है। चाइना के ऊपर 36% लोग भरोसा करते हैं, अमेरिका के ऊपर 31% लोग भरोसा करते हैं। ये तो साख है अमेरिका की। खैर, अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यह खबर बहुत इंपॉर्टेंट है और यह खबर ऐसी खबर है जिसने पूरी दुनिया के पैरों तले जमीन खींच ली है। खबर उस समुद्री नस से जुड़ी हुई है जिस पर दुनिया की एनर्जी टिकी हुई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, आपको समझ में आ गया स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की बात करें। ऐसे तकिया कलाम बहुत होर्मुज को लेकर लगाए गए, मैं भी जानता हूं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि एनर्जी से मामला जुड़ा है, तो आप समझ गए कि बात होर्मुज को लेकर हो रही है। लेकिन होर्मुज को लेकर एक ऐसा खुलासा हुआ है जो बहुत चिंता पैदा कर रहा है। और ये चिंता सिर्फ अमेरिका के लिए नहीं है, हमारे लिए भी है, दुनिया के हर एक व्यक्ति के लिए है जो एनर्जी से जुड़ा हुआ है। हम सभी एनर्जी से जुड़े हुए हैं। हम सभी को डीजल चाहिए, पेट्रोल चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, गैस चाहिए। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। अमेरिकी आर्मी, यूएस आर्मी दावा कर रही है कि ईरान अब चाह कर भी होर्मुज को कभी पूरी तरीके से नहीं खोल पाएगा और होर्मुज से गुजरने वाले कोई भी शिप, कोई भी जहाज आज की तारीख में 100% सुरक्षित नहीं है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अमेरिकी आर्मी ने दावा किया है कि ईरान ने जंग के दरमियान होर्मुज स्ट्रेट में जो समुद्री माइंस बिछाई, वो माइंस डिसलोकेट हो गई हैं, यानी वो अपनी जगह से हट गई है। तो होर्मुज में अब समुद्री माइंस का एक ऐसा बारूदी जाल बिछा हुआ है जिसके बारे में ना तो ईरान को पता है, ना अमेरिका को पता है, ना मिडिल ईस्ट को पता है, ना दुनिया के किसी देश को पता है। मतलब आप इसको अंदाजा लगाइए कि आपने किसी व्यक्ति की आंख पर पट्टी बांध दी और एक पूरे इलाके में लैंडमाइंस बिछा दी और उसको आपने उस इलाके में छोड़ दिया आंख पे पट्टी बांध के और कहा कि अब आपको इस इलाके को पार करना है और जिंदा बच के निकलना है। वो नहीं बच पाएगा। उसके कदम जिस भी वक्त किसी भी लैंडमाइंस पर पड़ेंगे वो इंसान चीथड़ों में बिखर जाएगा। यही कहानी है होर्मुज स्ट्रेट की। अब ईरान को भी नहीं पता ये लैंडमाइंस कहां है, माफ कीजिएगा, सी माइंस कहां है। ईरान ने होर्मुज में 6000 समुद्री माइंस बिछाई और ये समुद्री माइंस समुद्र की सतह के नीचे बिछाई गई। रेडार और सामान्य स्कैन से पकड़ना बेहद मुश्किल है और तेल टैंकरों के लिए आज की तारीख में सबसे बड़ा खतरा है। खतरा इसलिए भी है कि ये जो माइंस हैं ये अपने लोकेशन से हट गई हैं, क्योंकि समंदर के नीचे करंट बहुत तेज है। यहां करंट मतलब बहाव बहुत तेज है और समुद्री बहाव के साथ ये माइंस इस वक्त कहां हैं, किस लोकेशन में है, किस जगह पर हैं, किस जहाज से टकरा जाए, कुछ नहीं कहा जा सकता।
यानी अगर आज की तारीख में IRGC और ईरान परमिशन भी दे दे किसी जहाज को कि ठीक है आप जा सकते हैं, तो बहुत मुमकिन है कि वो माइंस जो इस इलाके में बिछाई गई थी वो किसी जहाज से टकरा सकती हैं। और अगर ऐसा हुआ तो सिर्फ तबाही का मंजर दिखेगा समंदर में, क्योंकि ईरान ने पिछले महीने संघर्ष के दरमियान कई जहाजों के लिए होर्मुज में बड़ी संख्या में माइंस बिछाई। इन बारूदी सुरंगों के साथ साथ ईरानी ड्रोन और मिसाइल हमलों के खतरे ने होर्मुज से गुजरने वाले तेल टैंकर्स और अन्य जहाजों की संख्या को काफी सीमित कर दिया था। बहुत सारे माइंस ऐसे हैं जिनकी लोकेशन दर्ज नहीं है, कुछ को ऐसे लगाया गया जो समुद्र की लहरों के साथ खिसकती चली गई। यही वजह है कि दुनिया के सामने दोहरी समस्या है। पहली तो ये पता ही नहीं माइंस कहां है, और दूसरी एक कई माइंस ऐसी हैं जिनको हटाने की तकनीकी सैनिक क्षमता नहीं है। यही वजह है कि ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने हाल ही में कहा था कि होर्मुज को जो तकनीकी सीमाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए खोला जाएगा, और इसके लिए बाकायदा एक नया मैप जारी किया है ईरान ने, जिसमें होर्मुज से जहाजों को निकलने के लिए एक नया रूट दिया गया है। तो लोगों को लगा कि यह अमेरिका और बाकी के देश इस इलाके से ना निकल पाए, इसके लिए ईरान ने एक नया रूट जारी कर दिया। ऐसा नहीं था। ईरान ने वो रूट इसलिए जारी किया ताकि वहां से निकलने वाले जहाज सी माइंस की चपेट में ना आए। अमेरिकी आर्मी ने पुष्टि की है कि बयान सीधे तौर पर माइंस की समस्या से जुड़ी हुई है। हालांकि ब्रिटेन के पास माइंस को हटाने की टेक्नोलॉजी है और वो इस पर काम कर सकता है। आज खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक को जाने से पहले आपको बता दें, इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 देखिए अपने स्मार्ट टीवी पर लाइव और लगातार। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।